क्वेश्चन था आपके पास, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है, थियोरेटिकल क्वेश्चन था और मेरे को एक्सपेक्टेड था। ये 99% बच्चे ने गलत किया। टेस्ट पेपर नहीं भी है आपके पास, कुछ तो मैंने रख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता, कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं बता रही हूँ। ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा कि ये वाला टेस्ट, ये कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने आपको बताया था डे टू डे लाइफ में ये नहीं लगाना, आप गाड़ी या क्रिकेट बॉल के लिए लगा नहीं सकते, ये माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए लगा सकते हैं। तो सब बच्चों ने प्रोटॉन को टिक किया, लेकिन आप सोचिए क्वेश्चन बनाने वाला किस साइकोलॉजी से क्वेश्चन बनाता होगा। एलकेजी के बच्चों का तो नहीं बना रहे हम, ठीक है, हमने कोई टॉफी चॉकलेट तो बांटने नहीं है, हमने एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज की सीट बांटनी है। तो जब तो चॉकलेट बांटनी होती है तो ऑर्गेनाइजर्स पहले ही सोचते हैं कुछ ही हो, चॉकलेट सब बच्चों के लिए रखना, दिल किसी का नहीं टूटना चाहिए, नंबर चाहे कम ज्यादा है। स्कूल में कोई इवेंट होता होगा, सबको चॉकलेट बंटती है क्लास में, हाईएस्ट वाले को 2 दे दी, बाकियों को 1 दे दी। यहाँ अब चॉकलेट नहीं बंटनी है, यहाँ कॉलेज की सीट बंटनी है। तो आपने ऑप्शन ए देखा प्रोटॉन, ऑप्शन बी देखने की कोशिश ही नहीं करी। ऑप्शन बी था मीथेन। मीथेन एक ऐसा मॉलिक्यूल मैंने दिया जो क्लास 10th में आपको बताया जा चुका है, CH4, वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको पता होता है। ये भी तो माइक्रोस्कोपिक है बच्चों, कहाँ दिखता है आपको मीथेन का मॉलिक्यूल? दिखे तो मेरे लिए एक ले आना, मेरे को सजावट में लटकाना है, यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास में सूट करेगा मीथेन लटका हुआ। कहीं देखा है मीथेन? नहीं ना, नॉर्मल आई नहीं देख सकती, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। एंड टू हेल्प यू, सी ऑप्शन था बोथ ए एंड बी। तो मे बी ये जल्दबाजी थी, ठहराव की कमी थी, या सोचा नहीं। दूसरा, फॉर अ पार्टिकल, ये ध्यान देना, for a particle it is found that uncertainty in velocity is reciprocal of uncertainty in position। एक पार्टिकल के लिए हमें क्या पता चलता है, खुद बताना, ये मुश्किल था क्या? uncertainty in velocity is equal to uncertainty in position। यही लिखा है सेंटेंस का मतलब यही है, या रेसिप्रोकल बोला है? रेसिप्रोकल, सॉरी, रेसिप्रोकल बोला है। तो ये कर दूं, एक ही बात है, ये दोनों बराबर हैं। अब मेरे से पूछा है इसमें आगे, द मास ऑफ द पार्टिकल विल हैव, मैं कहती हूं रेसिप्रोकल होता ना होता कुछ भी होता, मास कभी बदलता है क्या? मेरे को इसके लिए इस लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में 6 क्वेश्चन डालने थे, तो मैंने छठा इसके लिए ये दूसरा ये डाल दिया। इसका अनसर्टेनिटी से वैसे भी लेना देना नहीं, अदरवाइज भी अनसर्टेनिटी से भी आप निकाल लोगे, वो कट आ जाएगा। जिन लोगों की मैंने रफ वर्क देखा, मेरे को रफ वर्क देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि पता चलता है बच्चा कहाँ गलत है, उसी से हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें क्लास में क्या करना है। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब मुझे कहा गया है ये और इसका रेसिप्रोकल, मतलब दे बोथ आर इक्वल, कुछ ऐसे ही कहा गया है। और मेरे से पूछा गया है मास के बारे में। चलो जी, मास को इधर रख देते हैं, बाकी चीजें मैं उधर ले जाऊं तो क्या होगा यहां पर? h अपॉन 4 पाई, यहां क्या आएगा? डेल्टा x को मैं a मान लू बच्चों, एक वैल्यू कोई भी, और डेल्टा v क्या होगा? 1/a। हो गया ये, ए और ए तो कटना ही है, जो चीज सेम है वैसे भी कटनी है, ये कट गए। मास हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, यस। मेरे को ये ना भी दिया जाता, मुझे पता है मास तो बदल ही नहीं सकता, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। मास की फिक्स वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मास की फिक्स वैल्यू, प्रोटॉन की फिक्स है, वाटर की फिक्स है, मीथेन की वैल्यू फिक्स है, क्रिकेट बॉल के मास की वैल्यू फिक्स है, मास नहीं बदल रहा किसी चीज का। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था और काफी बच्चों ने सही भी किया है ये क्वेश्चन। लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं आपको हाइजेनबर्ग के और क्वेश्चन कराऊंगी, बट आप ये मत सोचिए लास्ट क्लास का टेस्ट डिस्कस हो रहा है, ये हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन डिस्कस होने शुरू हो गए, ठीक है, उस हिसाब से इसको अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूं ये सबको याद है। अब ये सबको याद है, डेल्टा x होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा v होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मास इज मूविंग पार्टिकल, जो भी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्रिकेट बॉल है, या क्या है। और आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे। h और 4 पाई आप सब जानते हैं। अब मेरे पास थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, अनसर्टेनिटीज इन द वेलोसिटीज ऑफ 2 पार्टिकल्स a एंड b। दो अलग अलग पार्टिकल जब भी दो मिले ना बच्चों, केस अलग अलग लिख लिया करो ए और बी, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। आप लोग ये कर सकते थे जिनका गलत हुआ, सिर्फ दिक्कत क्या होती है, इसको करें कैसे? तो जब भी दो केसेस, दो पार्टिकल्स, दो हिस्से कर लो अपने पेज के,
भाई ये दो अलग अलग पार्टिकल्स है, मैं तो क्वेश्चन को यहीं से कट करना शुरू कर दूं। तो दो अलग अलग पार्टिकल्स की अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखी है। इसका डेल्टा वी कितना दे रखा है 0.05, इसका डेल्टा वी कितना दे रखा है 0.02। राइट, दिस इज गिवन टू मी। अब इसके बाद रिस्पेक्टिवली इसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा मीटर पर सेकंड में है। मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ए। बी का मास कितना है? बी का मास अगर मैं कहती हूं ये था 5 टाइम्स ए का मास, ये मेरे पास है, दोनों ही कंडीशन में सिचुएशन लगा सकती हूं मैं। अब मेरे को पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज। मैंने लास्ट क्लास में डिवाइड करने वाला कराया भी था। मुझे अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन का रेशो चाहिए। तो केस 1 के लिए पहले निकालते हैं बच्चों। केस 1 के लिए क्या होगा, केस ए कर दूं इसके लिए मैं, क्योंकि मेरे को बॉडी ए दे रखी है। और ऐसे ही केस बी के लिए क्या होगा। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, मास ऑफ ए। मास ऑफ बी की जगह 5 टाइम्स मास ऑफ ए लिख दूं यहीं पे। अब क्या रेशो निकालना मेरे लिए मुश्किल है, अब तो कटकटा जाएगा जो कटना है। आपको पता है इसी का तो रेशो पूछा है, सारा कुछ उधर ले जाइए, रेशो निकाल लीजिए। यही करना है ना। अभी तो चलो ऐसे लग रहा है मैम यहाँ क्या कर दिया, ठीक है काट के 1 आ जाएगा, फिर इस हिस्से को वहां ले जाना, उसमें फिर आपका एम ए और 5 एम में एम कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा और उससे आपका रेशो आ जाएगा। तो देखा जाए तो आप बच्चों को एक ही चीज सीखनी है। इसी वजह से आज मैं थोड़ी और स्पीड स्लो रखूंगी। लास्ट क्लास में यही मिक्सअप हो गया कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो रेडबर्ग की रही और टेस्ट हाइजनबर्ग का रहा, तो ये थोड़ा सा मेरे से मिसकैलकुलेशन हुआ। सो अब थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ तो भाई मैंने आपके मुंह में डाला था। फोर्थ तो ये था कि भाई एक तो सही हो जाए, इनके मुंह में डाला गया था, जिसमें मैंने बार बार लिखा था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एज वेल एज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी गोज इन सेम एक्सिस, एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर एक एक्स एक्सिस में तो दूसरा भी एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में तो दूसरा भी वाई एक्सिस में होगा। बट ठीक है, चलिए बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट हम अपना लेसन लर्न कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पर। ये जिसने गलत किया मेरे को थोड़ा फील हुआ, हमारे फील होने की वैल्यू कोई है नहीं वैसे, लेकिन ये मेरे को महसूस होती है बात कि लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा टाइम अगर डेडिकेट किया मैंने तो एक ही बात पे किया कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आप जो लाइट उसके ऊपर हिट कराते हो उसकी पोजीशन में कितनी मिस्टेक आएगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। प्लस वेवलेंथ इधर खिसक जाएगा या इधर खिसक जाएगा, एरर की रेंज दे दी मेरे को। और ये क्वेश्चन बस वही था कि इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा हिट्स द मूविंग electron, the uncertainty in measurement of its position will be greater than lambda भी कुछ लोगों ने चूज किया है, lesser than lambda भी कुछ लोगों ने चूज किया है, मुझे पता नहीं क्यों। it should be equal to lambda। तो अक्षिता आपका टेस्ट है मेरे पास, आपने पहले चूज किया इक्वल टू लेमडा, उसको काट के ग्रेटर देन लेमडा। तो जिस भी अड़ोसी पड़ोसी ने इन्फ्लुएंस किया आगे से उसको डांट लगाओ कि तेरे चक्कर में मैं सही का गलत कर गई। इन्फ्लुएंस करने का मतलब चीटिंग नहीं है, इन्फ्लुएंस करने का मतलब आपके आसपास का माहौल है कि आपने ऐसे सोचा। तो अब आप ये मान के चलिए कि आप जब भी सोचें जो मैंने बोला उसी को सोचें, आसपास का बिल्कुल डिस्टरबेंस ना रखें। कि सारी क्लास में एक ही बात सेट करती रह गई कि इलेक्ट्रॉन कितना खिसकेगा लेमडा, वो गलत किया तो थोड़ा हर्ट हुआ मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके साथ पूरा करती हूं। ये पूरी डीपीपी देख लीजिए, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कहने को ये है कुछ नहीं, लेकिन जहां परसेंटेज आ जाता है हम हिंदुस्तानी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, या परसेंटेज आ गई ओहो पता नहीं क्या होगा। ये कॉमन इशू है। मैंने बात करने को नहीं बोला, मैंने बात करने को किस गर्ल्स, मैंने बात करने को नहीं बोला। इतने बड़े बच्चों को डांटती अच्छी थोड़ी लगती हूं मैं। चलिए क्वेश्चन 6 में ले रही हूं, और इसके लेते ही जो डीपीपी आपके पास डी ब्रॉगली की और हाइजनबर्ग की पिछली क्लास में पहुंची हुई है, हाइजनबर्ग के मैक्सिमम क्वेश्चन इसके बेसिस पे हो जाएंगे। प्लीज अब ये मत सोचना ये टेस्ट का क्वेश्चन चल रहा है, मेरे को टेस्ट पेपर चाहिए, नहीं। पता है मेरे को, मेरे पास पड़े हैं बहुतों के।
पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करिए, मैं क्वेश्चन करवा रही हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 था मेरे टेस्ट का, जो मैं पूरा लिख रही हूं आपके पास। किसी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नापने में जो गलती हुई, अनसर्टेनिटी हुई, वो मांगा गया है आपसे। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स। अगर पूछा जाए व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो इतना समझ लेंगे क्या पूछा गया है। अगर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू हूं, एवरीवन, इतना पूछ लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद कहा गया अगर उसकी वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 300 मीटर पर सेकेंड। मेरे को ये थोड़ी चाहिए होता है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेरे को क्या चाहिए होता है, गलती क्या करी वेलोसिटी की रिपोर्ट करने में, मेरे को वो चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर मैं चलूं तो मेरे को साथ में ये दे दिया एक लाइन। ये मैं मान रही थी कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, 6th क्वेश्चन में मान के चल रही थी बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे, पहले 5 तो सब कर लेंगे, ये सोच के चल रही थी। 6th क्वेश्चन में मेरे को क्या कहा गया है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.001%। यानी ये जो वेलोसिटी की मेजरमेंट है, इसका एक्यूरेसी का ये रेंज है। यानी एरर कितनी होगी, इतने परसेंट, तो 300 का इतने परसेंट निकालना है मेरे को। अगर कोई चीज 300 रुपए की और कोई कहता है इस पे 10% डिस्काउंट है, उसका क्या मतलब है, हर 100 रुपए पे 10 रुपए की छूट है, तो 300 रुपए पे कितने की छूट है, 30 रुपए की। तो मैंने 300 का 10% निकाला। अगर इलेक्ट्रॉन 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, उस पे एरर इतनी है, तो 300 का इतना निकाल के दें, क्या होगा, आई एम वेटिंग, 0.3। देख लीजिए सभी लोग कैसे निकालते हैं परसेंटेज। अगर किसी थोड़े एक्सप्रेशन मेरे को लग रहा है कि बता ही दो मैम क्यों पूछ रहे हो और हम कैसे हाथ उठाएं, शर्मिंदा क्यों करते हो, देखना सही है। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि इसका 0.001 कैसे निकलेगा। यहां पर क्योंकि परसेंट था तो उसको मैंने पर सेंचुरी यानी पर 100 कर दिया। अब आप हिसाब लगा लीजिए आपके पास आंसर क्या आता है। ये 3 0 अगर मैं इधर करूं तो अब देख लो क्या आता है। मैं तो कुछ और ही कर रही हूं और होता शायद कुछ और है, चेक कराओ। आई एम वेटिंग। कैसे निकालते हैं हम किसी चीज का इतना परसेंट, 003 आएगा कि 0.3 आएगा, चलते हैं परसेंट। अगर मैं चलो अगर मैं कहती 300 का 10% निकालो, यही करते बच्चों, यही करते ना, 300 का 10% निकालने में पहले चेक कर लो, क्योंकि कुछ लोगों के एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे हो गए तो मुझे लगा आई शुड स्टॉप। भाई ये करोगे आंसर आ जाएगा 30, तो हम सही कर रहे हैं, तो क्यों क्यों ये सोचना हम सही नहीं कर रहे। अब बस फर्क कितना है, 300 का क्या निकालना है मेरे को, 300 का मेरे को 0.001% यानी नीचे ले आओ 100, ये निकालना है बस। अब आप इसको यूं काट रहे होगे, मैंने किसी और तरीके से काट दिया होगा, इसलिए मेरे को लोगों का एक्सप्रेशन थोड़ा सा लगा कि मैं रुक जाऊं, कुछ गड़बड़ हो रही है एक्सप्रेशन से, मुझे लगा कि आपको नहीं समझ आ रहा। तो अब तो कर लेंगे बच्चों, अब तो बचा ही कुछ नहीं, 0.003। तो 3 आया कि 0.3 आया कि 0.003 आया, तो 0.3 वाले चैलेंज करें मुझे। हाँ, परसेंटेज में थोड़ी रिपोर्ट करना है उस फॉर्मूले में। तो ये भी हो सकता है हमसे, मैंने आपको पहले ही कहा ये क्वेश्चन हो गया तो पूरी डीपीपी होगी हाइजेनबर्ग की, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये। मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि जिसकी परसेंटेज अच्छी है वो कर लेगा। मैंने आपको पहले ये लाइन बोली है, जहां परसेंटेज दे दी हमारे हिंदुस्तान का बच्चा वहीं पे परेशान है, क्योंकि बचपन से उसकी आदत डाली नहीं गई। गलती आपकी नहीं है। जो हम लोगों को वर्ल्ड बैंक से एड मिलता है कंट्री को, सबसे बड़ा एड 2 चीज के लिए मिलता है, हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। हम एजुकेशन में वर्ल्ड बैंक को दिखाते हैं कि हर साल इतने करोड़ बच्चा 12th में इतने नंबर ले रहा है, ये उसकी वैलिडिटी होती है। अगर नहीं होगा तो वर्ल्ड बैंक मेरे को लोन देना बंद कर देगा। इस चक्कर में 10वीं और 12वीं में 95 रेडी पे बिकते हैं, हर घर मिलते हैं 95%। वो इसलिए नहीं मिलते कि मतलब कि हाँ सारे ही 95 लायक हैं, वो परसेंटेज का जो नंबर बड़ा है उसके पीछे बड़े दूसरे रीजंस हैं। तो इस वजह से कुछ साल पहले जो हमारी कंट्री में एक रिसर्च क्या बहुत बहुत दखल के बाद
जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से टीम्स आई थी ये करने की हो क्या रहा है एजुकेशन का, वी हैव टू एनालाइज, हमने जो पैसा दे रखा है वो सही जगह लग रहा है कि नहीं। तो हमारी कंट्री में 2 स्टेट खोले गए उनके लिए बिल, बस एक खोला गया केरला जिसकी लिटरेसी सबसे ज्यादा है। केरला के 3 बड़े स्कूल्स दिए गए, उन स्कूल्स का एनालिसिस पूरा गूगल पे है। ये क्या एनालिसिस, 8th क्लास में वो गए और हमारी कंट्री के सबसे रेप्यूटेड स्कूल्स में 8th क्लास के बच्चों से उन्होंने पूछा 1 चम्मच चाय पत्ती दिखा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बच्चों ने उसका सारा डिटेल दे दिया, ये हो रहा है आप और हमारे साथ। इसमें इतनी कैफीन होती है, इसका नर्वस सिस्टम पे ये असर होता है, कैफीन का फॉर्मूला भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, व्हाटसोएवर यू थिंक ऑफ वो दे दिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फिर उन्होंने एक ही सवाल पूछा जिसपे हमें फेल करके चलते बने, वो बाय बाय करके। और आप भी अगर मुझे बता सकें तो मेरे लिए भी एक एड ऑन होगा, 1 चम्मच पत्ती वजन कितना है, दिखने में कितने ग्राम है। मैं आज भी ग्रोसर की शॉप पे जाती हूँ और मुझे इलायची खरीदनी होती है तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी इलायची दे दो। आज की डेट में भी व्हेन ही यूज्ड टू आस्क मी 20 ग्राम 25 ग्राम, आप दिखा दो 20 ग्राम कितनी है, उसके अंदाज से मैं बता दूंगी मेरे को 25 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए कि 20 ग्राम चाहिए। मेरे को आज भी ये मेजरमेंट में इशू आता है। मैं तो नहीं कह सकती मैं अनएजुकेटेड हूं, लेकिन बचपन से इस चीज में तो हमें रियलिस्टिक में तो लेके ही नहीं आए ना। तो मेरे को आज भी जब वो 20 ग्राम इलायची तोलता है तब समझ में आता है तो बहुत ज्यादा है, आधी कर दो 10 ग्राम। एंड यू सी ये आपके चारों तरफ हो रहा होगा, जब मेरे साथ हो रहा है तो बहुतों के साथ हो रहा होगा। पूरी उस 8th क्लास में कोई ये नहीं बता पाया इस 1 चम्मच पत्ती का मतलब कितने ग्राम्स है। तो हम 5, वही बात है, जो भी रही होगी उनके चम्मच का साइज मुझे पता नहीं इसलिए मैं कह नहीं सकती, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि वो 5 ग्राम है कि 1 ग्राम है, क्या है वो तो देख के। यानी हम लोग उस एजुकेशन को जिसको पेन पेपर पे रट रहे हैं, भाई कैफीन बता दिया उन्होंने उसके अंदर, और वो ये नहीं सही बता पाए कि इस 1 चम्मच चाय पत्ती में, बहुत हल्की होती है पत्ती, बहुत हल्की होती है, 5 ग्राम और 1 ग्राम का अंदाजा वो नहीं लगा पाए। वही बात है, बच्चों से पूछो 1 किलो लोहा भारी कि 1 किलो रुई भारी, तो वो तो लोहे को ही भारी कहते हैं बच्चे, जबकि दोनों 1 किलो है, दोनों बराबर है। पॉइंट यहाँ ये है, परसेंटेज। अगर आप इस परसेंटेज से, ये पेपर बनाने वालों की साइकोलॉजी भी है, ये पता है बच्चे, आधे बच्चे तो हमारे परसेंटेज में ही खत्म हो लेंगे, 4 क्वेश्चन तुम परसेंटेज के दे दो, हमें वो चाहिए ऊपर कॉलेजेस में जो इन चीजों से लड़ सके। तो परसेंटेज देने का मतलब ये है कि आप गलत करोगे। अभी देख लो आपके सामने हुआ। तो मेरे पास यानी डेल्टा वी कितना आया इस केस में, डेल्टा वी इज 0.003। बस अब तो बचा ही क्या, अब तो फॉर्मूला में पुट करने में तो आप लोग मास्टर हैं, वो तो कर ही लेंगे, वो तो हम लोग सीख के आए हुए। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट दिस इज नॉर्मल इन आवर कंट्री। हमें ये बात बहुत नॉर्मल लगती है, जबकि देखा जाए तो आगे अब ये काम आएगी। मुझे बताइए इसके बाद मेरे को 6th क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहिए, कर लेंगे बच्चे? तो अब हाइजनबर्ग के 1-2 क्वेश्चन मैं और आपको करवाऊं, उससे पहले मतलब थोड़ा सा मैं मौका देना चाह रही हूं, आप फिर भूल लो एक बार इसको आज आज, मतलब अब हम कुछ और पढ़ते हैं, फिर क्लास के एंड में 2 क्वेश्चन जो आप मेरे को डीपीपी में सिलेक्ट करके देंगे, मैम ये कराओ हाइजनबर्ग का, मैं वो कराऊंगी। तो क्या मैं अभी के लिए ये मान लूं कि मेरी क्लास को ये इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलती है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उस पोजीशन पर एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ बताना इम्पॉसिबल है, कोई एक गलत होगी, कोई एक काफी सही होगी, लेकिन एक्यूरेट कोई भी नहीं होगी। तो जैसे ही हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरे सामने आया, सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू हो गया बोहर को, जो मैंने 4 लेक्चर लगा दिए कि उन्होंने तो एग्जैक्ट लोकेशन देने के साथ साथ ये भी बता दिया कि वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो जैसे ही हाइजनबर्ग आया उसके बाद मेरे पास मजबूरी हो गई, अब बोहर को चैलेंज करना पड़ा और लेटेस्ट मॉडल पे जाना पड़ा। तो यहां से आप अपने नोट्स बनाइए जरा। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, सबसे पहला लिमिटेशन देखिए, समझिए, बड़ा बेसिक है। मैं बोलती जा रही हूं, आप लिखते जाइए, समझ आ जाएगा। पहली लिमिटेशन थी, भाई कैसे सर्कुलर बोल दिया, मैंने बोला, आपने उस टाइम चुपचाप मान लिया, और मैंने उस दिन भी कहा था बहुत बड़ी बेवकूफी हो रही है सामने, लेकिन आप लोग भी मान रहे हो क्योंकि मेरी थोड़ी जबरदस्ती हो रही है उसमें, और हम सब ने माना भाई सर्कुलर
बोहर का पहला पॉस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, पहला दूसरा जो भी कह लीजिए, इन स्टेशनरी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर सबसे बड़ा स्कैम था उसके अंदर, कि अगर आप ये देखें कि सर्कल तो 2D होता है, आपको याद हो मैंने सरकमफ्रेंस तक का फॉर्मूला दे डाला आपको बोहर के अंदर रहते रहते। भाई सर्कुलर, एक आपने उस दिन पॉइंट आउट की थी ये बात, तो मैंने चुप करा दिया था कि अभी रुको। सर्कुलर का मतलब क्या है? 2D। क्या नेचर में हर चीज 2D है? नो, दिस पेन इज 3D। अगर ये पेन 3D है तो इसका एक एटम भी 3D होगा, लेयर्स है। तो एटम कैन नॉट बी 2D। आप रियल एटम जब आप देखते हो, रियलाइज करते हो, तो वो तो तीसरी डायमेंशन तो आप गायब ही कर गए। स्फेरिकल बोलते तो समझ आता, एक दिन मेरे मुंह से स्फेरिकल वर्ड निकल भी गया था बोहर पढ़ाते पढ़ाते, एंड देन आई चेक कि नहीं अभी तो सर्कुलर है। तो सबसे पहले तो मैंने यही खत्म कर दिया, मैं आपकी बात को नहीं मान सकती क्योंकि आप एटम को 2D कहते हैं, जबकि एटम रियलिटी में 3D है, हर चीज 3D है। अब आ जाता है सेकंड। ये आप सबको पहले दिन से ही पता चल रहा है, इसको हम छुपा ही नहीं पाए, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। वो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पफुंड हम्फ्रे वाला सारा सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, विच इज रिमार्केबल। बट व्हाट नेक्स्ट? अकेला हाइड्रोजन एटम तो नहीं है मेरे पास पीरियोडिक टेबल में। हीलियम, लिथियम, नियॉन करते करते यूरेनियम तक पहुंच जाऊं मैं, तो मेरे पास तो 121 122 एलिमेंट्स है। सबका स्पेक्ट्रम हम तो फिर तो निकाल के ले आए तो वो तो आप तुम लोगों को दिखा भी नहीं सकते कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए बोहर के अंदर, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, जिसमें H हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और बेरिलियम 3 पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2 तक अगर सबको समझ आ गया तो एक बार पेन छोड़ देना। पॉइंट नंबर 2 तक नोट हो गया और समझ आ गया, उसके बाद मेरे को 3 पॉइंट्स बता के इकट्ठे 3 नोट करवाने हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग अगेन जो आपको आगे डिपेंड करना पड़ेगा। ये एंगुलर मोमेंटम की मैंने एक पॉस्टुलेट शायद लास्ट क्लास में कभी लिखवाया कि वो भी क्वांटाइज्ड होता है। MVR इज इक्वल, जिसमें मैंने H कट बताया था आपको, कि जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। इस एजम्पशन के पीछे, ये एजम्पशन उनका टोटली ऐसा था जिसको हम सच में एजम्पशन बोलें, कोई लॉजिक नहीं दिया उन्होंने। और अगर लॉजिक नहीं है तो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। inability to explain assumption of quantization of angular momentum। एनर्जी का क्वांटाइजेशन मैंने क्यों मान लिया? क्योंकि रेडबर्ग वाला वो जो पूरा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो रहा था, इसीलिए माना, लॉजिक था। अदरवाइज वो लाइमन बामर लाइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो देयर वाज अ लॉजिक कि व्हाई वी नीड टू एज्यूम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी सीरियसली। बट एमवीआर यानी एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करने के लिए कोई तो प्रूफ लाके दो, कुछ नहीं था, बस पता नहीं क्यों। एंड इट वाज अ रिमार्केबल थिंग, उनके पास प्रूफ नहीं था, लॉजिक नहीं था, लेकिन उनको पता था ऐसा होगा और उनके जाने के बाद हुआ। जो लेटेस्ट मॉडल है उसने यही पकड़ा, बाकी तो हटा दिए, बाकी तो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेटेस्ट मॉडल पकड़ेगा इसको, यही एक पॉस्टुलेट सही था जिसका कि वो लॉजिक नहीं दे पा रहे थे। तो सी द फार साइटेडनेस कि वो आगे की बात को भी पहले ही अंदाजा लगा पा रहे थे, लेकिन उनके पास उसके लिए कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट, कुछ प्रूफ नहीं था। अब चौथे और ये जो चौथी मैं आपको शॉर्टकमिंग बता रही हूँ, जिसके लिए भी आपको लिखने को रोका है, ये अभी आपको एज इट इज रटनी पड़ेगी सिर्फ कुछ दिन के लिए। आपके फिजिक्स में इसमें पूरा पूरा लेक्चर होगा, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जीमेन इफेक्ट क्या होता है। और जब मैं लेटेस्ट मॉडल पढ़ा लूंगी तब आपके साथ डिस्कस करूंगी भी, तब मेरे को डिस्कस तो करना पड़ेगा ना। जिस चीज में बोहर फेल हुए तुम वो बताओ, वरना बोहर क्या बुरे थे। तो उस दिन मैं आपको जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट थोड़ा बहुत बता पाऊंगी, क्योंकि जीमेन इफेक्ट होता क्या है वो समझो पहले, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर। वो जो आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखा जिसमें इतनी सारी लाइंस थी, अगर उस हाइड्रोजन से निकलने वाली रेडिएशन को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चला दिया होता, तो एक एक लाइन 5-5 लाइनों में स्प्लिट हो गई। जिसको तुम 2 से 1 गिरता हुआ एक लाइन मान रहे थे, या 4 से 3 गिरती हुई एक लाइन मान रहे थे, वो तो 5 में स्प्लिट होगी फर्दर। भाई और लेवल्स किधर से लाऊं मैं? तो स्टार्क इफेक्ट और जीमेन इफेक्ट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंफ्लुएंस में लाइमन या बामर या पाशन की एक एक लाइन का फिर बंडल खुल जाना 5-5 और लाइंस में। बोहर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। उनके हिसाब से तो फोर्थ और थर्ड लेवल के बीच कुछ नहीं है,
तो कोई और लाइन की तो गुंजाइश ही नहीं है। फोर्थ से थर्ड में गिर रहा है तो एक ही लाइन आएगी, लेकिन जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो उसके अंदर भी 8-10 लाइनें आ गई। वी आर स्पीचलेस, नहीं है हमारे पास कोई जवाब। तो बोहर इन दोनों बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई, ये एक लाइन एक्सप्लेन करने में उसको पूरी लाइफ लग गई, वो भी हाइड्रोजन की। फर्दर स्प्लिटिंग नॉट हिज कप ऑफ टी। पांचवा जो आप पढ़ रहे हैं, रही सही कसर, लास्ट नेल इन कॉफिन वाज हाइजेनबर्ग। कि आप एग्जैक्ट दोनों चीज नहीं बता सकते, या आप डिस्टेंस की बात करो या आप वेलोसिटी की बात करो, और फिर ऊपर से हम सरकमफ्रेंस पता नहीं क्या क्या उसके बेस पे निकाले जा रहे हैं। सो इतने सारी चीजों के बाद देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर दिस रिसर्च फर्दर। इस डायरेक्शन में रह के सोचने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही हाइजेनबर्ग आया, हमारा तो बिल्कुल बिल्कुल एक बारी को कॉन्सेप्ट खराब कर दिया। तो यहां पर ये सवाल नहीं है, लास्ट क्लास में मैं बहुत तेजफुली आंसर नहीं दे पा रही थी कि इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते। भाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, लेकिन वो सही जगह है वो नहीं हमको पता। तो यही बात हुई ना, देखा क्या देखा आपने, कि आपको यही नहीं पता जहां आपने देखा वहां वो है भी कि नहीं, ओरिजिनली वो कहां था। तो ना देखे बराबर ही तो है कि मैं चोर को ढूंढ लूंगा, पकड़ लूंगा चोर को, पर मुझे ये पता कंफर्म्ड नहीं है कि वो शायद यहां है कि यहां है। तो वही चीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन ना देखने का मतलब लिटरली मत लेना कि इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते। मतलब आप लोगों ने शायद लास्ट क्लास में इतनी क्लासेस में लिटरल ले लिया इसको। इलेक्ट्रॉन की सही जगह नहीं देख सकते आप, कि वो किधर था। देख सकते बट वो गलत जगह है, उसका मैं क्या करूं। है इलेक्ट्रॉन, प्रूफ है, दिख गया मेरे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, बट वो क्या यही था, नो आइडिया। मेरे देखने से पहले वो कहीं और था, देखने के लिए जो लाइट गिराई वो कहीं और पहुंच गया। तो ना देख पाने का मतलब लिटरल नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन की सही जगह नहीं देख सकते। तो हाइजेनबर्ग आने के बाद ये क्लैरिटी हुई। अब सोचो, आप लिख रहे हो साथ साथ सोचो, मैं फिर स्लाइड को चेंज करती हूँ। क्या लगता है अब रिसर्च को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर आप में से कोई होता इनकी जगह, कि हाइजेनबर्ग ने क्या कह दिया, तुम इलेक्ट्रॉन की सही जगह नहीं ढूंढ सकते जब तक वो चल रहा है, तुम फिर कैसे ढूंढोगे इलेक्ट्रॉन को, क्या लगता है। हाँ जी, मतलब या तो ढूंढना बंद कर दोगे कि बस खत्म, अब तो कहानी खत्म। और वाकई में ऐसा हुआ। लेकिन कुछ लोगों को तो कीड़ा होता है ना, तो किसी को हो कीड़ा तो बताए मेरे को कि अब क्या करें। तो अब मेरे को एक बारी को तो कुछ नहीं दिख रहा, ये भी पता चल गया मैं बोहर को कैसे सारी लाइफ लेके चलूं। एक इकलौते हाइड्रोजन एटम को ही थोड़ी डील करना है मैंने, मेरे को बहुत सारे एटम्स को डील करना है। तो अगर आपके लिमिटेशंस नोट हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, नोट कर आते हैं डेवलपमेंट्स जिसकी वजह से लेटेस्ट मॉडल की तरफ मैंने जाना शुरू किया। तो ये लिखो, उससे पहले समझो इसका तोड़ क्या निकाला। कि जब मुझे ये पता चल गया, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। इसके बाद दो छोटी छोटी डीपीपीज मिलेंगी, वो भी थियोरेटिकल नॉन न्यूमेरिकल, और उसके लिए मैं कोई अलग दिन नहीं दूंगी, वो आपकी मेरे साथ साथ हो जानी चाहिए बिकॉज दे आर प्योर थियोरेटिकल। डेवलपमेंट लीडिंग टू लेटेस्ट मॉडल, उसकी पहली शुरुआत करी साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने। आंखें ही खोल दी मेरी उन्होंने, कि मेरे को ये अब पता लग गया, अंधेरे में पहुंच गई मैं, इलेक्ट्रॉन की सही जगह देख नहीं सकती, लेकिन हम साइंटिस्ट अगर हैं तो हम रुक तो सकते नहीं, कुछ तो जुगाड़ ढूंढेंगे। तो अब तक का मेरे हाथ में जो आया, हाइजेनबर्ग ने जो मेरे को समझाया, हर साल मैं एक ही एग्जांपल लेती हूँ, कुछ और बेटर मुझे मिल नहीं रहा, बच्चों को समझ आ जाता है इससे, कि एक चूहा है, एक कमरे में ढूंढना है आपने, बहुत बड़े कमरे में। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ चूहा जो पूरे कमरे में बहुत तेज भाग रहा है, मैं उसको सही जगह पकड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती। सही जगह देखने के लिए अगर मैंने कोशिश करी, हल्का सा दरवाजा खोला, तो वो एक्चुअल जगह से कहीं और चला जाता है। यही समझ रही हूं मैं, कि मेरे को उसका अंदाजा नहीं लग रहा कि वो था कहां, मेरे दखल देने के बाद तो वो कहीं और ही चला गया। सो उस चूहे को देखने के बजाय मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी जो इन्होंने मुझे ढूंढ के दी। कोई दिक्कत नहीं, आप चूहे को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी जो पूंछ है उसको पकड़ सकते हो सही लोकेशन पे। तो हमने अपना ध्यान चूहे से हटा के उसकी पूंछ पे लगाना शुरू किया। बस ढूंढेंगे हम अभी भी इलेक्ट्रॉन को। कर्टसी, ये पूंछ वर्ड मुझे क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, कर्टसी डी ब्रॉगली, ये आइडिया उनका था। तो उनके इस आइडिया को मैंने एक शब्द में बता दिया, आप चूहा नहीं ढूंढ सकते, आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास इतने कम फोटोन की लाइट ही नहीं है कि वो चूहा अफेक्ट ना हो, वो उछल के कहीं और पहुंच रहा है।
लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मैं डेवलप करके दे रहा हूं, आप उसकी पूंछ की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, तो पास में ही होगा, साथ ही होगा। अगर मेरे को पूंछ की लोकेशन मिल गई तो चूहे की भी मिल गई ना। तो ये थोड़ा सा देखने का नजरिया उन्होंने बदला। कैसे? अब आज की क्लासेस पूंछ पे डेडिकेट होनी है कि मेरे को वो टेक्नोलॉजी लाके दो जिससे कि मेरे को इलेक्ट्रॉन ढूंढने का दूसरा तरीका मिले। तो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने भी बड़ी प्यारी कॉन्सेप्ट मुझे लाके दिया। मेरे क्लास में बैठे हुए ज्यादातर सभी लोग जो फोटोन वाली बात पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स वाली बात पढ़ चुके हैं, उनको एक बात पता है, लाइट हैज डुअल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को आप आगे आने वाले अपनी लाइफ में साइंटिफिक एप्टीट्यूड के तौर पे एक ही लाइन के लिए याद रखेंगे। कोई नहीं, तब आपको हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली याद रहेंगे 10 साल बाद। लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट आप एक ही बात लेके जाओगे अपनी लाइफ में, लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट लगातार भी आती है, वेव की प्रॉपर्टी भी शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। और लाइट मटेरियल फॉर्म भी शो करती है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी बन के आती है। तो जो पैकेट है उसका, अभी सुन लीजिए, लिखने की जल्दी मत करिए, मैं लिखने का आज इत्मीनान से टाइम दूंगी। आज मैं बहुत टेस्टफुल पढ़ाऊंगी, ज्यादा है नहीं। डी ब्रॉगली सबसे छोटा टॉपिक है, मेरे को किसी तरह से 4:15 बजाने हैं इस पे, क्योंकि मेरे को नया मॉडल आज शुरू कर दिया तो फिर वो बीच में अटक जाएगा, वो बीच में अटका सकती नहीं मैं। सो यहां पर मुझे ये पता है कि जैसे लाइट डुअल होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और छोटे छोटे पैकेट में बंद होके कुछ आना, किसी चीज की बाउंड्री है मतलब मैटर है। तो लाइट दो नेचर शो करता है, जब मनाए जो सही। बिल्कुल उसी तरह से मैटर भी डुअल है, जैसे कि अ पीस ऑफ चॉक, दिस पेन। अब मैं कहूं इसमें वेव नेचर कहां दिख रहा है? डुअल मतलब दो ही नेचर होते हैं, एक मैटर और एक वेव। मैटर है इफ इट हैज अ मास, it is matter. छोड़ो मास, if it has a boundary, it is matter. If it is occupying space, it is matter. लेकिन आपने बचपन में या एनिमेशन में किसी ना किसी कार्टून कैरेक्टर्स में या जो पावर सुपर हीरोज कैरेक्टर्स में एक बड़ी कॉमन चीज देखी होगी। मुझे नहीं पता आपके सुपर हीरो कैरेक्टर कौन हुआ करते रहे हो, मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए, मेरे को तो जीआई जोस याद है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। अब आप लोगों के पावर रेंजर्स होंगे, क्या होंगे पता नहीं, कार्टून कैरेक्टर्स। लेकिन उनका मूवमेंट जब भी दिखाते तो उनके पीछे उनका कलर का एक शेड जरूर दिखाते हैं, कि अगर वो रेड ब्लू कलर का या किसी भी कलर का आपका पावर रेंजर है या जो भी कार्टून कैरेक्टर है, सुपर हीरो, उस सुपर हीरो के पुराने जमाने में तो वो फ्लैप होता था स्पाइडरमैन और बैटमैन का। व्हाट वाज दैट फ्लैप? क्या होता था? साइंस फिक्शन पता नहीं क्या, उससे उड़ रहे हैं वो। हाँ, आफ्टर इमेज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और अब वो फ्लैप के बजाय जो जितने भी डिजिटलाइज्ड या सुपर हीरोज हैं आप देखते हो, उसके पीछे अगर आप उसको ड्रॉ भी करो तो थोड़ा सा कलर एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है, उनमें से कुछ निकलता हुआ लगता है। हर मैटर की वेव होती है। तो वो सुपर हीरोज इतने इतने पावरफुल हैं कि उनकी वेव्स आपको दिख सकती हैं। ऐसा साइंस फिक्शन दिखाता है मैगजीन्स में या कॉमिक्स में या जो भी आप मूवीज देखें। वो कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल बेतुका नहीं है, वो यहीं से आया है। कि डी ब्रॉगली का कहना है ये मैटर है या क्रिकेट बॉल है। अगर आपने क्रिकेट बॉल 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकी तो उसके साथ एक वेव जुड़ी होती है। मैंने ये नहीं बोला वेव रेडिएट होती है, छोड़ी जाती है, उसके साथ एक वेव हमेशा जुड़ी होती है। हर चलते हुए मैटर के साथ वेव है। अगर मैं इस पेन को इस तरह से जोर जोर से चलाऊं तो इसके साथ एक वेव जुड़ती है जो आपकी आंखों को नहीं दिखती, राइट? एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विद अ वेव, और उस वेव को, पनव यहीं पे हो, लग नहीं रहा, उस वेव को कहा जाता है मैटर वेव। तो अब लिखिए मेरे साथ, फोटोन की तरह एवरी मैटर हैज अ डुअल नेचर, एवरी मैटर हैव डुअल नेचर, दैट इज बोथ मटेरियल एंड बोथ वेव। क्या करें इस कहानी का, आगे कैसे चलेगा? ओके आगे कैसे चलेगा मैं आपको बताती हूं। पर डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट इज द रोड लीडिंग टू लेटेस्ट मॉडल, जो आज तक भी चल रहा है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आगे अब ये इंप्रूव नहीं होगा, मतलब ये अल्टीमेट पे आ गए। तो उन्होंने ये नहीं है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन है कि हर मैटर का भी डुअल नेचर है। यानी आज के बाद आप चल रहे हैं ना, अगर आपके साथ एक वेव जुड़ी है, आपकी आंखें वो ना देख पाए बात अलग है, सारी वेव्स नहीं देख पाते आप, तो
किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड है, वो चल रहा है, तो उसके साथ एक वेव जुड़ी है। तो ये जो जो फ्लैप्स या जो कहिए जो लंबा सा वो होता है सुपर हीरोज का, बैटमैन का जो भी है, वो इसी वेव का इंडिकेशन है कि वो इतनी फास्ट मूव कर रहे हैं, उनके साथ वो वेव जुड़ी है। तब उनको ये समझ आया तो कपड़ा बाढ़ लगा दिया उनके उस पे, ड्रेस पे। हाँ जी, हाँ, बस अब मैं ये लिख लें, फिर मैं जुड़ी है पे ही चलेगा सब। एसोसिएटेड है, मैं जुड़ी वर्ड इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपको खटके, क्योंकि यही इसका डिफरेंशिएटर है। अगली स्लाइड पे दोनों वेव्स का डिफरेंस है, ये जुड़ी होने का मतलब क्या है और अलग होने का मतलब क्या है। तो इससे मुझे अब डी ब्रॉगली की स्टेटमेंट क्या मिली? डी ब्रॉगली की तो सिंपल एक स्टेटमेंट मिल गई, हर वो वेव जो किसी मैटर के साथ एसोसिएट होती है उसको कहते हैं मैटर वेव्स। तो ये पूरा जो मैंने लिखा, दिस इज डी ब्रॉगलीज स्टेटमेंट। इन शॉर्ट, हर चलती हुई चीज के साथ वेव्स होती हैं, हर चलती हुई चीज के साथ वेव्स होती हैं। वो क्रिकेट की बॉल है, वो मूविंग वैगन बहुत बड़ा ट्रक है, या वो बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मूविंग चीज है उसके साथ वेव्स होती हैं। और उन वेव्स को हमने नया नाम दिया मैटर वेव्स। और इतने पे ही नहीं बात उन्होंने खत्म करी कि ऐसे ही कह दिया वेव्स हैं, जाके ढूंढ लो वेव्स को। नहीं, वेव्स देखने के लिए मेरे को आंखें नहीं चाहिए, वेव्स देखने के लिए मेरे को रोशनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई वेव को ढूंढ लो, जहां वेव है वहीं इलेक्ट्रॉन है। तो इस बात पे मेरे लिए नया मॉडल खड़ा हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने, खैर अभी तो आज डी ब्रॉगली पढ़ेंगे, फिर लेटेस्ट मॉडल इसी के ऊपर खड़ा करेंगे। उन्होंने इसके आगे 2 कदम और बढ़ गए। छोड़ दो पेन, छोड़ दो, फिर आज के टेस्ट में गड़बड़ करोगे, छोड़ दो। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ, ये कौन सी वेव है बच्चों? मैटर वेव। इस मैटर वेव की वेवलेंथ भी उन्होंने निकालने का तरीका दिया। एच, वही प्लैंक्स अपॉन एम वी, व्हाट इज मास मूविंग बॉडी। अगर क्रिकेट बॉल है तो 200 ग्राम, चौक पीस है तो शायद 1 ग्राम, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते ही हैं मास कितना है उसका। तो जो भी बॉडी है उसका मास, और वी क्या होगा? किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। यानी आप खुद जो मूव कर रहे हो, या आपकी गाड़ी मूव कर रही है, क्रिकेट बॉल मूव कर रही है, आप ऑन पेपर बता सकते हैं उसके साथ जो वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी है। बट ये वेव कौन सी है? मैटर वेव। मैटर वेव की खास बात, ये अपने सोर्स को छोड़ती नहीं है, चिपक जाती है साथ, पूंछ चूहे की। ये अपने सोर्स को छोड़ती नहीं है। अगर इस पेन के साथ तेज चलने पर कुछ वेव्स हैं वो साथ ही चल रही हैं, दीज वेव्स आर नॉट लीविंग दिस पेन, राइट। मैं इस वेव की बात नहीं कर रही कि लाइट से आप तक पहुंची। जो वेव्स अब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी पढ़े हैं आपने, वो वेव्स अपने सोर्स को छोड़ के आप तक आ रही हैं। ये वेव अपने सोर्स को छोड़ दे रही, सारी लाइफ इसके साथ है वो वेव, लेकिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये अब हम लेटेस्ट पे जा रहे हैं, इसके कोई ऐसे सवाल नहीं है जिसके जवाब ना हो आज तक भी। इसी के ऊपर हमारी मॉडर्न लाइफ सेटल्ड है, जहां हम अर्बनाइजेशन पे पहुंचे हुए हैं। सो इस कॉन्सेप्ट का कोई डिनायल नहीं है। मेरे पास जवाब ना हो वो बात अलग है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का कोई डिनायल नहीं है। तो इस तरह से इसको पढ़िएगा। तो इसका मतलब, अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, राइट। इसका मतलब एच अपॉन पी भी लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने। यानी कि वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी लिखना मत शुरू करना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड आ रही है इसकी। वेवलेंथ और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कोई मेरे को कहे मेरे सामने एक ट्रक जा रहा है 2000 किलो का, है आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में, अ वैगन 2000 kg मूविंग विद दिस वेलोसिटी, निकालिए इसके साथ वेवलेंथ। वो निकाल तो हम लेंगे, मेरे को वो न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन में आपको नहीं टाइम खराब करना। मुझे इतना पता है, जितनी भारी बॉडी उतनी छोटी वेवलेंथ, जितनी छोटी वेवलेंथ हम नहीं देख सकते। जितना भारी, इसलिए डे टू डे लाइफ में डी ब्रॉगली नहीं लगा सकते। आप एक वैगन, आप एक कार, आप एक क्रिकेट बॉल, ये काफी भारी हैं। इनके साथ की वेवलेंथ अभी हम निकालेंगे, ढूंढेंगे, बहुत बहुत छोटी वेवलेंथ, विच यू कैन नॉट सी, योर आईज कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस। दैट्स वाई डे टू डे लाइफ में प्लीज डी ब्रॉगली नहीं लगाना, जैसे डे टू डे लाइफ में हाइजेनबर्ग नहीं लगाना था।
तो इसका मतलब जितना मैटर हैवी होता जाएगा उतनी ही वेवलेंथ छोटी। दैट्स वाई डे टू डे लाइफ में जो भी वेव्स ऑब्जर्व होती हैं वो ह्यूमन आई तो देख ही नहीं पाती। अब जहां मैंने आपको छोड़ा था लिखिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको एक सवाल जो अगली क्लास जो जो लास्ट क्लास से मेरे दिमाग में चल रहा है कि कोई तो पूछेगा मुझसे, अभी तक पूछा नहीं तो मैं पूछ लेती हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछ लूंगी। जब हाइजेनबर्ग ने कह दिया तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो ढूंढ ही नहीं सकते, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्या पता फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही हो? क्या पता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही ना हो? अब तो आपके सारे पुराने क्लेम जीरो हो गए ना। आप किस किस बेस पे मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है? बोहर के बेस पे। बोहर को उड़ाने कौन आ गए? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा बेटा तुम बता ही नहीं सकते किधर है, एरर है। फिर ये स्कूल पेपर्स का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस? इसका जवाब ढूंढेंगे अब। हाइजेनबर्ग डी ब्रॉगली गो हैंड इन हैंड, दोनों मिल जाएंगे कि चल भाई तू और मैं मिलके ही कुछ करते हैं। सो पहले डी ब्रॉगली का नोट करिए पूरा। ये स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है बड़ा कॉमन कि हाउ विल यू प्रूव कि इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता। इत्मीनान से कराऊंगी मैं, लेकिन आपको सवाल दे रही हूं एक सोच वाला कि ये आया। चलिए अब मेरे पास लेमडा, यानी कि मैं किसी भी मैटर के साथ जुड़ी हुई वेव की वेवलेंथ भी निकाल सकती हूँ, दैट टू करेक्ट एक्यूरेट। भाई पहले तो आपने कोई और वेव्स पढ़ाई सुनाई समझाई और आज कोई और वेव। तो इसका क्या मतलब है? इसको छोटे में क्या मैं लेके जाऊं आगे? डी ब्रॉगली की स्टेटमेंट वगैरह साइड में रखो, मैं आगे क्या लेके जाऊं? ये रहा न्यूक्लियस एवरीवन। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रहा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। अभी तक तो मूव ही मान रहे हैं, गोल गोल घूम रहा है। इसके साथ हर वक्त एक वेव चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है। तब तक जब तक ये मूव कर रहा है, जिस दिन इसने मूव करना बंद कर दिया इसकी वेव भी बंद हो जाएगी। तो इसका इन शॉर्ट मतलब ये है। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव्स। तो अब मेरे को समझ नहीं आया, अचानक से पहले तो वेव्स का कुछ और ही चल रहा था, क्रस्ट ट्रफ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ। अब फिर एक और वेव्स ले आए। क्या दोनों वेव्स में कोई फर्क है? हेल ऑफ द डिफरेंस। क्या? ये अब मेरे साथ साथ नोट करेंगे। एक वेव्स हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मुझे नहीं पता सबने पढ़ी है कि नहीं, लेट ज्वाइन करने वालों ने अभी तक हम वहां ममता पढ़ा रखा है वेव्स। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती थी? ऐसी वेव्स जिनमें एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। लेकिन पार्टिकल वेव्स क्या है? मैटर वेव्स को मैं पार्टिकल वेव लिख रही हूँ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई परपेंडिकुलर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं। राइट ऐसा कुछ नहीं इन वेव्स में जैसा आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला डिफरेंस क्लियर हुआ, लिखिए पहले डिफरेंस को। उसके बाद बताना आगे क्या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो। आई एम वेटिंग, कुछ तो आपकी तरफ से आए, नहीं तो अंडरस्टूड है कि ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक की वेवलेंथ गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी, दूसरे की वेवलेंथ गिवन बाय डी ब्रॉगली h बाय mv। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैटर वेव्स कोई एनर्जी नहीं कैरी करते, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे। रेडिएशंस माने एनर्जी कैरिंग, तो वो एनर्जी कैरी करते हैं, ये एनर्जी कैरी नहीं करते। करिए नोट। वो वेव निकल रही थी, कोई डिटेक्टर तो ऐसा होगा जो वेवलेंथ की वैल्यू पकड़ लेगा, मेरी आंखें नहीं पकड़ पाई, लेकिन डिटेक्टर्स होंगे जिन्होंने वेवलेंथ पकड़ भी ली होगी, और वो वेवलेंथ की वैल्यू और इनकी वैल्यू मैच कर गई। इस तरह से भारी के साथ वेवलेंथ छोटी आ रही थी, हल्के के साथ वेवलेंथ बड़ी आ रही थी, तो पक्का मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर्मूला भी ऐसे ही निकलता है। ठीक है, हो गए पांचों पॉइंट्स नोट। यानी मैटर वेव के बारे में आप ये भी याद रखना, इनकी स्पीड लाइट के बराबर नहीं होती, ट्रेवल विद वेरी लो स्पीड। क्या? पता नहीं ना, हमें कभी लाइफ में इसको यूज करना है।
तो यहां से डी ब्रॉगली ने मेरे को जो मैटर वेव दी, अब मेरे को समझना है ये इसको अप्लाई करूं उसके बाद। तो डीपीपी 7 आपके पास है, सभी के पास पहुंची हुई है लास्ट क्लास से ही। देखना उसका क्वेश्चन सेकंड सब्जेक्टिव यही है, नंबरिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, सेम है। ओ अच्छा, 8 डीपीपी। अच्छा, हमने फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक की अलग अलग कर दी थी, राइट। तो अब मैं आपको जो डीपीपी दी है उसके क्वेश्चंस करा रही हूं, ताकि आपको कुछ अच्छे सवाल मैं पूछूं तो आप जवाब दे सको। निकल तो रही है लेकिन जुड़ी हुई है, छोड़ के नहीं जा रही। निकलते ही मैं मान गई तो मैं गलती कर जाऊंगी। कि जो आपकी आईज का रेंज है वो मतलब इतना इतना ज्यादा है कि उतनी हाई वेवलेंथ किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ही होती है, इलेक्ट्रॉन की, वो दिख गई। स्टेशनरी नहीं, वेलोसिटी, ये भी मेरा एक सवाल है। नहीं, हम एटम से बने, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है। अगर मैं खुद चल रही हूं तो मेरे साथ एक वेव एसोसिएटेड है। हाँ बिल्कुल मूव कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ी है एक वेव। अंदर इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो मूव कर रहा है, बाहर थोड़ी निकला। मैं इस क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। ना ना ना, दैट इज एटम के अंदर की बात है, बाहर नहीं निकली, छोड़ के नहीं गई ना। मैंने कहा वो उस चीज को छोड़ के नहीं जाती। मैं अगर चल रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, मेरे साथ वेव जुड़ी हो, आप नहीं देख पाओगे बस जी। तो वेवलेंथ जीरो, नो मैटर वेव। ये क्वेश्चन है, लीक हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, नो मैटर वेव्स। एक सेकेंड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जीरो होगी। यस 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 यस। हाँ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर है तो ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। जीरो है तो वो भी जीरो। मैटर का मास जीरो है मतलब देयर इज नो मैटर। देन व्हाई शुड आई टॉक अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो आप देखोगे इस वेवलेंथ को अक्सर हम किस नाम से जानेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डीपीपी 8 का, पहले इसको समझिए, शायद थोड़े बहुत आपके सवाल इससे आ जाएं जवाब, शायद, और आते हैं, आपको पता है कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। मुझे कहा गया है एक बॉल की वेवलेंथ निकालिए। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kgs, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। आमतौर पे जो बॉल मैंने फेंकी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। वेरी क्लियर कट क्वेश्चन। और ये मैं क्यों करवा रही हूं? ये मैं एक बहुत बेसिक बात बताने के लिए करा रही हूं। जब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे, पहले तो आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। एच की वैल्यू आपको पता है, आपको मास की पता है केजीज में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। एसआई में यूज करना मजबूरी है क्योंकि एच मेरे को एसआई में पता है। बट मेरी यहां पे करने की जरूरत क्या थी? पहले आप उस वेवलेंथ की वैल्यू देखो। 10 की पावर -34। आई कांट सी दिस स्मॉल वेवलेंथ। इतनी छोटी वेवलेंथ है, मैं नहीं देख सकती। इसीलिए इट इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व बाय अनएडेड आई। ऐसी आई जिस पे आप कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगा रहे, किसी तरह का कोई एड नहीं लगा रहे, आप नहीं देख सकते। इसलिए रोजमर्रा की लाइफ में को दिखाई नहीं देती वेव, बट होती है। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का था, उसके साथ की वेव इतनी बड़ी थी, मेरे को दिखाई दे गई। जब मैं कहूं ना मेरे को दिखाई दे गई, लिटरली मत ले लेना इसको, बट उसको देखने का सामान मेरे पास आ गया, उसको पकड़ने का सामान मेरे पास आ गया। अगर आपने देखा हो कि एक मेटल डिटेक्टर्स होते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे या किसी भी मॉल में जाएं, अगर चेकिंग हो तो मेटल डिटेक्टर का काम क्या होता है? वो डिटेक्ट करता है कि मेटल है। तो मैं क्या कहती हूँ, मैंने देख लिया मेटल है, लिटरली तो नहीं देखा। मेरे डिटेक्टर ने जैसे ही बताया, मेरे पास प्रूफ आ गया पक्का मेटल है। तो कोई डिटेक्टर ऐसा बनाया जिसने इलेक्ट्रॉन की वेव को पकड़ लिया, और कहां पकड़ा? वहीं पर आसपास इलेक्ट्रॉन होगा जहां पर उसकी वेव थी। तो जब मैं कहती हूं ना देख लिया, उसका मतलब यही है कि मेरे पास डिटेक्टर आ गया जिसने डिटेक्ट कर लिया। बस वो मेरा बोलने का तरीका ऐसा कि आप उसको रिलेट कर पाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
सो इतनी छोटी वेवलेंथ डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं सबूत दे नहीं सकती, और मेरे को जरूरत भी नहीं है। डे टू डे लाइफ में क्या करना है मेरे को, वेव का दिख रही है बॉल कहाँ और कितनी, सब एक्यूरेट है, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो मेरे को क्या हेडेक आया पड़ा है इसको लंबा करने का। तो इस हिसाब से अब मैं पहुंचती हूं दूसरे सेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी डीपीपी में 3 क्वेश्चन जो है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का जुगाड़ भी सिखाना चाहूंगी। आई थिंक दिस इज राइट टाइम व्हेन वी आर क्लोजिंग न्यूमेरिकल्स फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, तो वो कैलकुलेशन का थोड़ा जुगाड़ भी मैं आपको दूं। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ऑल नो, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी, और आपको कहा वेवलेंथ निकालो। अब आपको पता है एक मास चलता है तो उसके साथ की वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, तो ये वही वाली वेवलेंथ निकालने को कह रहे हैं। समस्या है वेलोसिटी की जगह क्या दे दिया, किसी ने अगर आपको कैलकुलेशन में ही फंसाना है स्कूल पेपर्स, तो वो तो यही देंगे, उन्हें उन्हें बहुत पसंद आएगा ये। तो सबसे पहले तो सारे बच्चों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। उससे आपने v², ये आया, यहां तक तो आप जैसे तैसे पहुंचा लोगे, 9.1 को 9 ले लिया अप्रोक्सीमेशन मैनेज करके। अब आया ये, इसका स्क्वायर रूट लेने में मेरी तो जान निकलेगी कि, और ये करना पड़ेगा मेरे को मतलब इससे मैं बच नहीं सकती। तो v² अगर मेरे को करना है 0.65 का स्क्वायर रूट, नॉट माई जॉब। तो मैं क्या करूंगी, उसको थोड़ा सा बदल दूंगी। 2 पॉइंट डेसिमल जो है किसका दिया, नीचे 100 आ गया, वो 100 ऊपर आके -2 हो गया, 10⁶ हो गई। जैसे ही v² ये आया, स्क्वायर रूट मेरे को किसका लेना है, इसका लेना है स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट तो सारे बच्चे जानते हैं, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। यानी इन शॉर्ट आज के बाद अगर मैं कहूं 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आ जाएगा, समझ लेंगे मेरी लैंग्वेज। 6 जीरो के कितने जीरो बाहर आ गए, अब स्क्वायर रूट ऑफ 65। आई नो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर है, 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा, 8। और ये 81 होता तो 9, 65 ही तो है, मैं तो 8.01 पे ही खत्म कर दूंगी आंसर। सो इस तरह से मेरे पास पहले तो लंबे रास्ते से मेरे पास आई वेलोसिटी। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ देखा गया जल्दबाजी में करते हुए, जो वेलोसिटी आपकी आ रही है वो भी एक ऑप्शन होगा, आप उसी को टिक कर बैठोगे, भूल जाते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था, वेलोसिटी तक आते थे, थक गए हम, कैलकुलेशन है, पहला या दूसरा पक्का वेलोसिटी निकाल रखी होगी, और आप उसी को टिक कर जाओगे। जबकि क्वेश्चन आप गलत नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी मांगी ही नहीं, क्वेश्चन में क्या मांगा है, वेवलेंथ। उसके बाद मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, वेवलेंथ इज h/mv। कैलकुलेशन पार्ट योर जॉब, नॉट इन क्लास, एट होम। मैं क्लास में आपको कैलकुलेशन पार्ट में अब नहीं कहूंगी करने को, छोटे छोटे मल्टीप्लाई डिवाइड एब्जॉर्ब्ड। बट मुझे एक चीज चाहिए, रेंज क्या आई होगी इसकी, मैं देखूं तो सही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और एक बॉल की वेवलेंथ की रेंज में क्या फर्क है। पिछली स्लाइड पे मैंने बॉल की वेवलेंथ, सॉरी पिछले क्वेश्चन में मैंने बॉल की वेवलेंथ निकलवाई थी 10⁻34। इसमें रेंज क्या आई होगी, 10 की पावर्स की रेंज पूछ रही हूं, मैं कह रही हूं आगे के ये ना भी होते, इसको इसको भूल जाओ। 10 की पावर्स की रेंज क्या होगी, -6 0 की गल, 10 की पावर -34, नीचे वाला -31 हुआ +31, 3 हुआ -3। जी, वहां -2 आएगा किधर बेटा, यहां ये वाला, क्यों, अच्छा ऊपर कुछ गलती की हुई है क्या, ओ ओ, यस यस, चेक करो यार एक बार। हाँ सही कह रहा है, ये मैंने 25 की जगह 23 क्यों किया, कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं कर दिए कहीं, नहीं सही कह रहे हो, 23 की जगह आया 25, तो अपने आप यहाँ पे पावर्स का फर्क आया होगा। एनीवेज, तो इतना तो मुझे दिख गया कि पिछले केस में जब क्रिकेट बॉल थी या कोई बॉल थी तो रेंज -34 थी, यहाँ रेंज क्या लेगी, -3 -4 -5, यही रेंज आएगी, इसी के आसपास रहेगी। ये बहुत बड़ी वेवलेंथ है एज कंपेयर टू 10 की पावर -34, ये बहुत बड़ी रेंज है, ये देखने लायक थी, ये डिटेक्टर के देखने लायक थी, इसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा जो मेरे पास है।
हर चीज दिखती नहीं है। लैंड माइन्स को हम कैसे ढूंढते हैं? देयर इज अगेन अ डिटेक्टर। आर्मी को देखिए प्रैक्टिस करते हुए, डिटेक्टर होता है जिससे बता देते हैं कि 10 मीटर या 5 मीटर या 2 मीटर नीचे इसमें लैंड माइन है। दिख थोड़ी रही है, लेकिन वो क्या कहेंगे, दिख गई। तो मेरे पास डिटेक्टर आ गए जिन्होंने डिटेक्ट कर लिया इस वेवलेंथ को। इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी वेवलेंथ वाज इजी टू डिटेक्ट। तो अब क्लैरिटी आई कुछ क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से कि मेरे को क्या करना है जी। मैंने वही कहा, ह्यूमन आई पे तो कोई वेव नहीं देख सकते। देखने का मतलब है डिटेक्ट करना, ठीक है? देखने का लिटरल मतलब मत ले लेना, बट यस वी कैन डिटेक्ट इट। क्वेश्चन फिफ्थ, चेक। और मेरे को आंसर दीजिए सोनली योर्स, क्योंकि देखा गया ऐसे क्वेश्चन में कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ इसमें फिर भी अटक जाते हैं। तो आई वांट कि एक लास्ट एक्सपोजर दूं। जब दो केसेस हो, डिवाइड करना पड़े, रेशो निकालना पड़े, तो बच्चे क्या करते हैं? जिसको भी फिफ्थ क्वेश्चन में ट्रबल आई, मैंने यहां कर रखा है, क्योंकि मैं एक दो के पास तो पहुंच पाई, एक दो के पास मैम और मैम, बट हम सबके पास नहीं पहुंच पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में था क्या जो आपको दिक्कत आई, ये भी समझो। क्यों कॉन्फिडेंस लूज करते हो? फिफ्थ क्वेश्चन में था ही क्या? कुछ नहीं। एमवी लिख रखा है भाई, मोमेंटम की टर्म्स में बात की है तो पीएपीबी लिख लो, सीधा मोमेंटम लिख लो। फिफ्थ के बाद मैंने उम्मीद की है जो लोग फिफ्थ में अटके थे, टाइम ले रहे थे, बाकी लोगों ने 2-3 और कर लिए होंगे कम से कम। ओए होए, सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया है। ऑब्जेक्टिव का सिक्स्थ मैं कराऊंगी, उसके लिए मैं 2-3 मिनट और ले लेती हूँ। तब तक मेरी सलाह है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव के सिक्स्थ पर नहीं पहुंचिए, बिकॉज इट इज अ गुड क्वेश्चन। पहले ऑब्जेक्टिव के 2-3 ऊपर वाले कर लीजिए। फर्स्ट करिए, थर्ड करिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फोर्थ करिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे साथ आइए सिक्स्थ क्वेश्चन। मैं सिक्स्थ क्वेश्चन करा नहीं रही, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन में एक चीज याद दिला रही हूँ, स्पेशली उनको जिन्होंने मिड ऑफ चैप्टर में ज्वाइन किया है। पहले 2 या 3 लेक्चर जो बिल्कुल बेसिक वाले हमने लगाए थे, वो काफी बच्चों ने नहीं लगाए। मैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकियों का तो डाउट ही नहीं आना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.13। कोरस नहीं चाहिए मेरे को, आप आगे के क्वेश्चन करिए। केजी। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? इतना। और जब पहली दूसरी क्लास में, हम दूसरी क्लास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रिलेशन चेक कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने आपको एक राउंड ऑफ करके वैल्यू दी थी। बट अब मैं आपको, और उस वक्त भी शायद मैंने 1840 ही बोला था, चलो 3436 जो भी है। अब या तो आप लोग बोल लीजिए या मैं बोलूं, मजबूरी है, बोलना मेरे को पड़ेगा, माइक मेरे पास है, ठीक है? अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, प्रोटॉन बहुत भारी है, क्लियरली यहां दिख रहा है। दोनों के मास को अगर मैं डिवाइड करूं, मैं नहीं कह रही आप डिवाइड करिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले 3 लेक्चर मेरे साथ बेसिक क्लास 9-10 वाले नहीं लगाए, सिर्फ ये उनके लिए चल रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, मैं वो बता रही हूं, और ये आज के बाद आप लोगों ने याद रखना है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन भारी और कितना, ये पता चल गया सबको? तो इस बात को आज के बाद आप सभी ने याद रखना है, कभी भी किसी भी जगह काम आएगा आपकी, कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 18, अनंत और नमन, 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। तो अब मुझे पता चल गया कौन सा भारी है और कितना। अब सिक्स्थ क्वेश्चन मेरे को लगता है खत्म ही हो गया इसके बाद, कि यार तुम लोग क्यों ए और बी के चक्कर में हो? मैंने कहा, तुम्हारा नाम भी ले लिया, अनंत और नमन, मेरे को करने दो बच्चों। तुम लोग पहले दिन से हो, कुछ लोग हैं जो पहले दिन से नहीं है, मुझे उनको साथ लेके चलना है ना बच्चे। तो उनके लिए एक बार मुझे टेस्टफुली लेने दीजिए बस। आई नो यू नो इट, अच्छी बात है, आई लाइक दिस एक्साइटिंग एनर्जी। Electron with a velocity v meter per second, for a proton to have the same de Broglie wave, velocity कितनी होगी? तो अब आप सोचो, प्रोटॉन की वेव क्या होगी और इलेक्ट्रॉन की वेव क्या होगी? क्या कोई भी ऐसा है मेरी क्लास में जिसको है कि नहीं समझ आया? आगे और बताओ।
मैंने दो सिचुएशन दे दी, एक प्रोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन की। क्वेश्चन कहता है अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, प्रोटॉन की सेम वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी निकालो, सेम वेवलेंथ के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन तो इक्वेट हो जाएंगी, इक्वल हो गई। जब वेवलेंथ सेम है तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, देखिएगा h अपॉन एम पी, और मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इज इक्वल्स टू h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या दे रखा है, v। अब h और h भी कट जाएगा, मैं स्टेप वाइज कर रही हूं। बचना क्या है, जो रेशो इनके मास का है वही रेशो इनकी वेलोसिटी का आएगा। चेक कर लो इनवर्सली के डायरेक्टली। तो अब तो बचा ही कुछ नहीं। अगर कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा सरप्राइज है तो उनके लिए अब तो ये दोनों बराबर आ गए, 1/this तो मैं चाहे उसको रेसिप्रोकल भी कर दूं, क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो v की टर्म्स में दे रखी है। तो फाइनली मेरे को कहां लैंड करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ही निकालनी है, राइट। तो क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा, 1/1840 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन अपने आप मैच कर लीजिए, ठीक है। मैंने तो बड़ा लंबा किया, आप तो एक झटके में कट कट टाक के ये कर सकते थे, मेरे को लंबा क्यों करना पड़ा। कोई जिसका मिसमैच हो रहा होगा ऑप्शन, वो ढूंढ ले उससे गलती कहाँ होगी। शॉर्टकट में अक्सर गलती होती है। तो अगर कोई मेरे को कहे डी ब्रॉगली से क्वेश्चन देना है, मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगी। मैं कभी भी लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी पे इतने मास और वेलोसिटी पुट करा के मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं दूंगी। ये वही कर सकता है जिसको पहली क्लास से ये बात पता है, इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या, उनके मास का रेशो क्या। ये याददाश्त चेक की जाएगी आपकी। आप देखेंगे जेई नीट और जेई एडवांस, अगर आपको फॉर्मूला और फैक्ट्स याद नहीं है, आप तीनों सब्जेक्ट्स में गोल हो जाओगे। कि आपके पास अगर फॉर्मूला है, फिजिकल केमिस्ट्री की खूबसूरती यही है। अगर आपको अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज तक का ही कहूं कि वाइंड अप करो, 5 फॉर्मूला ही तो है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक आपका प्लैंक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, फिर प्लैंक, फिर फोटो इलेक्ट्रिक, फिर बोहर के 3 फॉर्मूले, हाइजेनबर्ग का, खत्म। सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 6 फॉर्मूले में। बाकी तो सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपको कहां कौन सा लगाना है। मैटर वेव कब पूछी है आपसे, सिंपल वेव कब पूछी है वो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रेट करूं तो मेरी पहली क्लास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और मेरी आज की क्लास एक ही झटके में निकल गई। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा दिया जाता है, जब एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आना हो तो एग्जामिनर की कोशिश क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें 90% चैप्टर कवर हो जाए। आपने कुछ भी छोड़ा है वो नुकसान देगा। तभी हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं जो छोड़ के आओगे वो पक्का आएगा, क्योंकि हमें पता है सामने से क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि आपने चैप्टर में किसी भी चीज को छोड़ रखा है। इसीलिए हम कहते हैं डोंट रन इन दिस स्पीड कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ना, जो हो वो तोड़ के हो, उसमें कोई मेरे को ना गिरा सके। 100% नंबर तो नहीं आने, ये प्रेशर ही लेना बंद करो। तो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, इससे बेटर है पूरा छोड़िए। क्वेश्चन तो एक ही आना, और आना वहीं से है जो आप छोड़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा सा बस शब्दों की तरफ इधर उधर किया गया है। मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए इन केस ऐसा कुछ आ जाए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, चेक। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप कितने भी प्रिसीजन की कोशिश करिए, अनसर्टेनिटी पोजीशन में इतनी तो कम से कम आएगी ही। और आप कितनी ही कोशिश करिए वेलोसिटी में, मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी इसका प्रिसीजन बिगड़ा तो इसका अचीव होगा, इसका बिगड़ा तो इसका अचीव होगा। मिनिमम दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट इतना तो आएगा ही आएगा। देख लो कौन सा प्रिसाइज चाहिए। तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू, जो मेरे को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एज अ होल कहता है, वो यही तो कहता है ना कि कुछ ही कर लो, कम से कम इतनी गलती तो आएगी, तभी तो इम्पॉसिबल पे आए। तो प्लीज इसमें इस चीज को याद रखिए, ध्यान रखिए। इसलिए क्वेश्चन डाला होगा कि कई बार ऐसी चीजों में आ जाते हैं, हम फंस जाते हैं।